साथियों नमस्कार। आइए हम सब समास के अंतर्गत आज अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हैं। यहाँ से परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारी गलतियां जो है प्रायः विद्यार्थी या कह सकते हैं आप जो शिक्षार्थी हैं वो करते हैं। सबसे पहले आइए हम सब अव्ययी भाव की परिभाषा जानते हैं कि अव्ययी भाव कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे कि यह अव्ययी भाव है। ठीक, तो अव्ययी भाव समास की पहचान जो है वह क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। ठीक, देखिए पूर्व पदार्थ से मतलब क्या है? यहाँ पूर्व पद के अर्थ से, पदार्थ का मतलब यहाँ धातु से नहीं है, यहाँ पदार्थ का मतलब क्या है? पूर्व पद के अर्थ से। देखिए पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, ऐसा इसका जो है क्या है? सूत्र है। ठीक, प्रधानो अव्ययी भाव एक में ही लिखा था तो यहाँ आ हो जाएगा अव्यय। ठीक, अव्यय से पूर्व जो आ है वह क्या हो जाएगा? ठीक, देखिए अव्ययी भाव पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव ऐसा सूत्र है। और इसकी पहचान कैसी होगी कि अव्ययी भाव नित्य, अव्ययी भाव समास लिखिए। ठीक, ज्यादा समझ पाएंगे आप। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग, नित्य नपुंसक लिंग। ठीक, नित्य नपुंसक लिंग में होता है या रहता है, कह सकते हैं। और एक क्या पहचान है कि जब अव्ययी भाव समास होगा तो वह क्या होगा? वह नित्य नपुंसक लिंग में होगा। ठीक, और एक वचन में। नित्य नपुंसक लिंग यहां लिख सकते हैं आप, नित्य नपुंसक लिंग व एक वचन, व एक वचन में। ठीक, नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में जो है यह प्रायः आपको मिलेगा। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पद की बात आए, पूर्व पद क्या है, पर पद क्या है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, कल हम बताए थे आपको, पुनः आज एक बार फिर से समझिए। देखिए ये है पूर्व पद कोई। ठीक, और यहाँ क्या है? पर पद। पर पद का हम क्या कह सकते हैं? या उत्तर पद भी इसे कहते हैं। ठीक, या इसे कह सकते हैं हम उत्तर पद। उत्तर पद कहेंगे तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक, उत्तर पद यहाँ समा, यहाँ क्या होगा? समास युक्त पद। ठीक, अब देखिए कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम उपनदम ले लें। ठीक, तो उप क्या हो गया? पहले हो गया, फिर यहाँ नदम जो है वह उत्तर पद हो गया। पूर्व पद क्या हो गया? उप, और नदम जो है क्या हो गया? वह उत्तर पद। और यहाँ हो गया उप नदम, यानी नदी के समीप। ठीक, तो पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आशा करते हैं। देखिए जैसे पूर्व पद हमने बताया कि उपनदम में पूर्व पद क्या है? उप है, और उत्तर पद है नदम, तो दोनों मिलकर क्या हुए? उपनदम, उप नदम हुए। इसी तरीके से देखिए शक्ति उदाहरण लिया जाएगा, शक्ति अनतिक्रम्य। ठीक, शक्ति अनतिक्रम्य।
शक्तिम क्या होगा, शक्ति का अनतिक्रम, शक्तिम अनतिक्रम में बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर समास युक्त पद में हो जाएगा यथा शक्ति। ठीक, अब देखिए यहाँ यथाशक्ति के माध्यम से हमने आपको जो है अव्ययी भाव बताया और उपनदम के माध्यम से। ठीक, यथाशक्ति क्या है, एक पद हो गया। ठीक, यहां ध्यान देने की जो बात है वह क्या है, शक्तिम जो है वह अव्यय नहीं है। ठीक, शक्तिम क्या है, अव्यय नहीं था और अनतिक्रम में भी अव्यय नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर जो है यथाशक्ति जब हुए तो उसमें यथा शब्द जो आ गया वह क्या हो गया आपका, वह अव्यय हो गया। यथा क्या हो गया, अव्यय हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है यथाशक्ति क्या हो गई, अव्ययी भाव समास। ठीक, ये आपको बताने के लिए, इसको बाद में हम आपको बताएंगे, अभी कैसे हुआ शक्ति मानक क्रम में यथा शक्ति ये समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक, अभी इसको बस बताना था आपको। ठीक, देखिए कुल मिलाकर आप समझ गए कि जो यथाशक्ति हुआ वह किस प्रकार हुआ। ठीक, अब देखिए सबसे प्रमुख बात, अव्ययी भाव समास हमेशा नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। ठीक, उसमें समास होने से पूर्व जो पद रहेगा वह जो आपका अव्यय नहीं रहेगा, लेकिन जब समास हो जाता है तो दोनों जो है क्या हो जाएंगे, अव्यय हो जाएंगे, और वही अव्यय हो जाना ही क्या है, अव्ययी भाव है। कह सकते हैं कि अव्यय भाव क्या है, जो समास होने से पूर्व अव्यय तो नहीं है। लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको हल्का सा प्रकाश डालिए। समास होने से पूर्व अव्यय ना होना, अव्यय क्या होता है, ना हो, किंतु समास होने के बाद ना हो, किंतु समास होने के बाद अव्यय, समास होने के बाद क्या हो, अव्यय हो जाना ही क्या है, वही समास है। अव्यय हो जाना, अव्यय हो जाना अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है, यानी अव्यय का भाव हो जाता है फिर। ठीक, अव्यय हो जाता है वह, समास होने से पूर्व अव्यय तो नहीं रहता, लेकिन समास हो जाने के बाद जो है अव्यय हो जाना ही क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, देखिए अव्ययी भाव समास करने के कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम है कि किन किन स्थितियों में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, किन के साथ अव्ययी भाव समास होता है। तो सबसे पहले हम जो सूत्र अध्ययन करेंगे वह क्या है, देखिए अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र, करने वाले सूत्र। ठीक, सूत्र में सबसे पहला सूत्र जो है वह क्या है, उसको नोट करिए। ठीक, अव्ययम विभक्ति क्या है, अव्ययम विभक्ति, अव्ययम विभक्ति और क्या, सामीप्य होता है। क्या होता है, सामीप्य। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, क्या होगा, समृद्धि होगा। ठीक, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि और वृद्धि, वृद्धि और किन अर्थों में, और अर्थाभाव, अर्थाभाव होता है, अत्यय होता है, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति,
असंप्रति। ठीक, असंप्रति के बाद फिर क्या आएगा? असंप्रति के बाद शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व। फिर क्या है? शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव के बाद फिर क्या होगा? पश्चात। क्या होगा? पश्चात यथा अनुपूर्व। देखिए यथा है ना, हमने जो भी यथा तक बताया था वो यथा है। ठीक, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व और योग्य पद सादृश्य। योग्य पद क्या होगा? योग्य पद होगा कि योग्य पद होगा जी? योग पद्य। क्या होगा? योग्य पद्य, योग पद्य सादृश्य, सादृश्य संप्रति, संप्रति। सादृश्य के बाद क्या होगा? संप्रति होगा और शाकल्य अंतवचनेषु। संप्रति फिर साकल्य अंत वचनेषु। ये जो है आपका अष्टाध्यायी के 2:1-6 यानी दूसरे अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 60वां सूत्र है, जो अव्ययी भाव बताता है कि अव्ययी भाव किन अर्थों में होगा। ठीक, अव्यय के अर्थ में, विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, व्यर्थ के अर्थ में, यथाभाव, अत्यय के अर्थ में, असंप्रति के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, पश्चात के अर्थ में, यथा के अर्थ में, अनुपूर्व के अर्थ में, योग्य पद के अर्थ में, सादृश्य के अर्थ में, संप्रति के अर्थ में, संप्रति के अर्थ में और शाकल्य के अर्थ में और अंत वचन के अर्थ में जो है अव्ययी भाव समास होता है। इसको आप नोट करिए। फिर आपको एक एक करके अव्यय के आधार पर जो उदाहरण है प्रमुख प्रमुख उनको बताते हैं, विभक्ति के आधार पर जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे, उनका अध्ययन कराएंगे, और फिर समृद्धि। इसी तरीके से सभी 16 जो हैं, 16 जो दिए गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो जा रहा है। ठीक, तो कुल 16 18 जो भी हैं, ठीक, इन पर जो है हम लोग अभी इनके प्रमुख प्रमुख उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले विभक्ति अर्थ में हम जो है अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हैं। लिखा है कि विभक्ति के अर्थ में विद्यमान अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ क्या है? समर्थ सुबंत, यानी अर्थवान सुबंत पद हो, उसके साथ जो है अव्यय का योग मिलेगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, देखिए उदाहरण के जो है वह है हरव इति, ऐसा शब्द है। हरव इति होगा, सप्तमी है। ठीक, आदि के योग में सप्तमी होती है, तो हरव इति। आदि हरि। ठीक, क्या हो जाएगा? हरव इति का जो हो जाएगा वह अधिहरि समास हो जाएगा। ठीक, समास युक्त पद क्या हो जाएगा? अधिहरि हो जाएगा। और दूसरा आत्मनि, क्या होगा? आत्मनि, आत्मन प्लस लिख सकते हैं या ऐसे ही रखने दीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा? आत्मन इति, इसका जो होगा वह क्या होगा? अध्यात्म, अध्यात्मम होगा कि अध्यात्म होगा? कहिए, अध्यात्मम होगा। क्या होगा? अध्यात्मम। इसी तरीके से और कोई उदाहरण देखिए, गोप इति, क्या होगा? गोप धन, धन लिखने की आदत है जी,
गोप और इति का योग करेंगे तो क्या होगा? अधिगोपम। क्या बनेगा सब? अधिगोपम। ठीक। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? सप्तमी विभक्ति है। अधि के योग में क्या है? सप्तमी विभक्ति है। उसके बाद समीप अर्थ में अगर हम बात करें, समीप का मतलब क्या होता है? विद्यमान। अगर हम बात करें दूसरा, ये तो पहला हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ? समीप। समीप में क्या होता है? समीप हम किसी को कहते हैं तो समीप अर्थ में विद्यमान शब्द एक है उप। उप यानी के समीप। ठीक। तो उप आदि अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो जो शब्द बनेंगे वह कुछ इस प्रकार बनेंगे। जैसे लिखा जाए कि गंगा या समीपम। क्या लिखा जाए? गंगा या समीपम अगर हम लिखें तो हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखें, गंगा या समीपम अगर बात हो तो गंगा या समीपम अगर हम करेंगे या यमुना समीपम करें, ठीक, नगर से समीपम करें तो क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा कि समीप अर्थ में क्या है? उप है। तो हो जाएगा उप गंगम। देखिए हमने उल्टे उप गंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप गंगम यानी गंगा या समीपम। ठीक। फिर नगरस्य समीपम कह सकते हैं या नगरा। क्या है? नगरस्य समीपम, नगर के नगरस्य समीपम तो हो जाएगा उपनगरम। ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं उदाहरण। उपनगरम। ठीक। इसी तरीके से कृष्णस्य समीपम आता है। कृष्णस्य समीपम हो जाएगा उपकिष्णम। क्या होगा? उपकिष्णम। इसी के आगे लिखते जाए, यहाँ नीचे शायद ना दिखाई दे आप सबको। तो उपकिष्णम हो गया। कूलस्य समीपम, तटस्य समीपम क्या करेंगे? कूलस्य समीपम। कूलस्य समीपम को क्या हो जाएगा? समीप की जगह उप हो जाएगा। उप कूलम। ठीक। कूलस्य समीपम क्या हो जाएगा? उपकूलम। और तटस्य समीपम क्या हो जाएगा? उपतटम। तटस्य समीपम, तटस्य समीपम उपतटम क्या हो जाएगा? उपतटम यानी तट के समीप। ठीक। ये तो समीपार्थ के जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण रहे वो हुए। ठीक। समृद्धि के अर्थ में अगर हम बात करें, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम समृद्धि के अर्थ में बता रहे हैं। देखिए समृद्धि अर्थ में जो है वह अव्ययी भाव के जो उदाहरण है कुछ प्रमुख, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए समृद्धि में जो उदाहरण प्राय पूछे जाते हैं वह है मद्राणाम समृद्धि। क्या है? मद्राणाम समृद्धि। मद्राणाम समृद्धि जो है यह परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो है प्रमुख जो समृद्धि से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक। मद्राणाम समृद्धि, तो ये आपका समास विग्रह है और इसका समास पद या सामासिक पद या कह सकते हैं या समस्त पद जो होगा वह क्या होगा? समद्रम। समद्रम यानी मद्र जो है देश है, उस देश के लोगों की समृद्धि को बात यहां कह रहा है। क्या है? सुमद्रम यानी
मध्य प्रदेश की समृद्धि। ठीक, और दूसरा उदाहरण जो है वह क्या है, वह है भिक्षाणाम वृद्धि की समृद्धि। समृद्धि क्या है, भिक्षाणाम समृद्धि। भिक्षाणाम समृद्धि अगर हम कहें तो क्या होगा, सुभिक्षम। जो शब्द होगा वह क्या बनेगा, एक पद या सामासिक पद, सुभिक्षम। यही दो उदाहरण इसके हैं। ठीक, याद करिए, अधिकतम परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। बाकी आप चौथा जो है व्यर्थ, यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, व्यर्थ से तात्पर्य यहाँ क्या है, समृद्धि तक, यहां तक तो आप समझ रहे थे, समीप विभक्ति और समृद्धि तक। व्यर्थ का तात्पर्य होता है दुर्गति या वृद्धि का अभाव। यहाँ कह सकते हैं दुर्गति, इसको क्या कह सकते हैं, दुर्गति। तो दुर्गत अर्थ में जो है समास जो पूछे जाते हैं वह क्या है, यवना नाम वृद्धि, यवनों का की दुर्गति हुई, या भिक्षा का ना मिलना, या शकों की दुर्गति हुई। अभाव भी अर्थ में भी होता है। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, ये दुर्गति या अभाव अर्थ में भी इसको लिख लीजिए, अभाव क्या है, अभाव। ठीक, तो सबसे पहले आप नोट करिए समास विग्रह पद जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उदाहरण हम वही आपको बता रहे हैं। ठीक, क्या है, यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि की वृद्धि। देखिए यवना नाम, यवना नाम व्यर्थी, यवना नाम व्यर्थी को क्या कहेंगे हम, दुर्यवनम, दुर्यवनम यानी यवनों की दुर्गति। ठीक, और भिक्षाणाम व्यर्थी अगर बात की जाए, भिक्षाणाम व्यर्थी तो होगा दुर्भिक्षम। क्या हो जाएगा, दुर्भिक्षम। अगर शब्द पूछ लिया जाए, दुर्भिक्षम जो है में कौन सा समास है, तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास। किस अर्थ में, व्यर्थ अर्थ में। यह अर्थ नहीं पूछता, बस ऐसे ही दे देगा कि सुमुद्रम में समास क्या है, सुभिक्षम में समास क्या है, दुर्योनम में क्या समास है, दुर्भिक्षम में क्या समास है, ये आपको बता रहे हैं। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि किस अर्थ में है तो आप जाने, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि इन अर्थों में ये जो है उदाहरण महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए सका नाम व्यर्थी, सका नाम व्यर्थी, सका नाम व्यर्थी को हम क्या कहेंगे, दुह शकम। क्या कहेंगे, दुह शकम, दुह शकम। ठीक, और कोई उदाहरण बताओ जी। हाँ, राक्षसाणाम व्यर्थी, किसी से भी क्या हो, किसी की भी दुर्गति हो, जिसकी दुर्गति करनी हो उसकी व्यर्थी कर दीजिए, वह क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, देखिए राक्षसाणाम, हाँ, राक्षसाणाम, राक्षसाणाम व्यर्थी अगर हम करेंगे तो राक्षसों का दुर्गति होगी ना, तो दुर्राक्षसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्राक्षसम, दुर्राक्षसम, ये जो है आपका हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है अर्थाभाव, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम क्रमशः इसको जो है 2-3 भाग में कई भाग को आपको पढ़ाएंगे। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर शेष जो है अगले वीडियो में। नमस्कार।